जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्यवर्ती उपभोग पर। मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है, परीक्षा में ये पूछा जाए 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में किस प्रकार से हमें लिखना है। हर चीज़ का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग हम उसको लिख सकें। ठीक है, पहले पेपर को आपको ठीक तरीके से पढ़ लेना है। प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, कितने शब्दों में आपको लिखना है, सारी बातें आपको क्लियर होंगी तो फिर आसानी से आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मध्यवर्ती उपभोग, ये जो हमारी हेडिंग है, इसे समझने के लिए हमें छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए। पहला मध्यवर्ती वस्तुएं और दूसरा अंतिम वस्तुएं। चलिए तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यवर्ती वस्तुओं की कि मध्यवर्ती वस्तुएं होती क्या हैं। अब मध्यवर्ती वस्तुएं, इन्हें हमने परिभाषित किया है सिंपल शब्दों में। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अर्थव्यवस्था में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इतना ध्यान रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और यदि कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही सरल है। इस प्रकार से आप समझते हैं कि मान लीजिए हम कोई पदार्थ लेते हैं या फिर कोई वस्तु लेते हैं। इस प्रकार से कर लेते हैं कि एक वस्तु है गन्ना। ठीक है, गन्ना एक फसल है जिसका उत्पादन एक किसान करता है। ठीक है, इतना समझ लिया। किसान ने गन्ने का उत्पादन किया तो किसान इस गन्ने को यदि बाजार में बेचता है तो ये जो गन्ना होगा ये किसान के लिए कैसा है, अंतिम वस्तु है। एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा, मान के चलिए एक फैक्ट्री है जो शक्कर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, शक्कर का। और ये शक्कर किससे बनती है, गन्ने से बनती है। अब यहाँ पर देखिए, यदि किसान गन्ने को बेचता है और शक्कर निर्माण करने वाली फैक्ट्री गन्ने को खरीदती है। ठीक है, तो शक्कर निर्माण करने वाली फैक्ट्री के लिए गन्ना जो होगा वो क्या होगा, एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग करेगा। कच्चे माल के रूप में प्रयोग करेगा मतलब कि मध्यवर्ती वस्तु है। हमने परिभाषा में क्या पढ़ा हुआ है, परिभाषा क्या बता रही है हमें मध्यवर्ती वस्तु की, कि वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अर्थव्यवस्था में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो गन्ने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कौन कर रहा है, यहाँ पर शक्कर निर्माण करने वाली फैक्ट्री। तो गन्ना जो है कच्चा माल भी है और अंतिम वस्तु भी है, मतलब कि मध्यवर्ती वस्तु भी है और अंतिम वस्तु भी है। मध्यवर्ती वस्तु किसके लिए है, शक्कर उत्पादन करने वाली फैक्ट्री के लिए। और अंतिम वस्तु किसके लिए है, किसान के लिए, क्योंकि किसान अंतिम रूप से उसका विक्रय कर रहा है। तो एक प्रकार से मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु हमने समझ लिया। दोनों की परिभाषाएं क्या आप कह रही हैं, दोनों की परिभाषाएं जो हैं वो ये हैं कि मध्यवर्ती वस्तु की यदि हम बात करें और मध्यवर्ती वस्तु की यदि परिभाषा पूछी जाती है तो हम लिखेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अर्थव्यवस्था में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका अंतिम रूप से उपभोग किया जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे शक्कर का हमने उदाहरण लिया, यदि हम शक्कर को यहाँ पर देखें तो शक्कर का हम अंतिम रूप से उपभोग करते हैं। ठीक है, अंतिम रूप से उपभोग किस प्रकार से, हम जो है मार्केट से शक्कर को खरीद के लाते हैं और उसका उपभोग करते हैं। लेकिन घर पर भी यदि हम देखें तो शक्कर का जो है मध्यवर्ती यानी कि मध्यवर्ती या फिर कच्चे माल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। यदि हम शक्कर का डायरेक्ट उपभोग करते हैं तो वो हो जाएगा अंतिम वस्तु। लेकिन शक्कर का निर्माण हम चाय बनाने में करते हैं या फिर मिठाई बनाने में करते हैं तो फिर क्या होगा, शक्कर का प्रयोग हमारे घर में एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में होगा या फिर हम कहें कि कच्चे माल के रूप में होगा। ये दोनों का कॉन्सेप्ट हो गया, यही परिभाषा हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब एक चीज़ हमने समझ ली, क्या क्या समझ लिया कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं और अंतिम वस्तुएं क्या हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के जो कॉन्सेप्ट हैं इसी के आधार पर हमें परिभाषा लिखनी है मध्यवर्ती उपभोग की, कि मध्यवर्ती उपभोग कहलाता क्या है, या हम इसे परिभाषित अलग से क्यों कर सकते हैं। जब हमने मध्यवर्ती वस्तुएं समझ लिया, अंतिम वस्तुएं समझ लिया, फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें कि हम मध्यवर्ती उपभोग को अलग से समझें या फिर अलग से परिभाषित करें। क्योंकि ये चीज़ जो है राष्ट्रीय आय में प्रयोग की जाती है। राष्ट्रीय आय या फिर किसी देश की जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं या फिर
जीडीपी की गणना जो की जाती है, जीडीपी मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की जब हम गणना करते हैं तो उसमें से मध्यवर्ती उपभोग को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। इस बात पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये इतना समझने के बाद सबसे पहले हम क्या कर लें, इसे हम परिभाषित कर लेते हैं। अब परिभाषित किस प्रकार से करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि मध्यवर्ती वस्तुएं या मध्यवर्ती उपभोग से अभिप्राय मध्यवर्ती वस्तुओं के उस उपभोग से होता है जो अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। जैसे हमने समझा कि गन्ने का प्रयोग हम शक्कर के निर्माण में करते हैं, तो शक्कर के निर्माण में गन्ना क्या है, एक मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, यदि उदाहरण भी पूछा जाता है, यहाँ 1 मार्क्स में पूछा जाए या 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आप परिभाषा लिखेंगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यदि 3 मार्क्स में प्रश्न पूछा जाता है तो आप परिभाषा भी लिखेंगे और साथ में उदाहरण भी लिखेंगे, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण लिए हुए हैं। किस प्रकार से, सबसे पहला उदाहरण मैंने लिया है कपास का। देखिए, कपास जो है किसान पैदा करता है, तो किसान ने यदि पैदा किया है तो किसान यदि कपास की बिक्री करेगा तो उसके लिए ये अंतिम वस्तु है। कोई धागा बनाने वाली फैक्ट्री इसको खरीदती है तो धागा बनाने के लिए कपास का प्रयोग करेगी, तो कपास जो है धागा बनाने वाली फैक्ट्री के लिए क्या है, एक मध्यवर्ती वस्तु है। अब धागा बनाने वाली कंपनी धागा मार्केट में बेचती है तो उसके लिए ये अंतिम वस्तु होगी, लेकिन कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री यदि धागा को खरीदती है तो धागा जो होगा कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री के लिए क्या होगा, मध्यवर्ती वस्तु होगा। ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का। गेहूं का देखिए, गेहूं का उत्पादन कौन करता है, किसान करता है। किसान यदि गेहूं को बेचेगा तो मार्केट में गेहूं उसके लिए क्या होगा, अंतिम वस्तु होगा। और आटा बनाने वाली कोई मिल गेहूं को खरीदती है और उससे आटा बनाती है तो गेहूं उसके लिए क्या होगा, मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, लेकिन आटा जब वह बाजार में बेचेगी तो आटा क्या होगा, अंतिम वस्तु होगा उसके लिए। आटा कौन खरीदेगा, या तो ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री खरीदेगी, बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री खरीदेगी, या फिर रोटी बनाने के लिए आम जनता खरीदेगी। ठीक है, जब ब्रेड और रोटी बनाने के लिए आटे का प्रयोग किया जाता है तो आटा उस समय मध्यवर्ती वस्तु होता है और अंतिम वस्तु कौन होता है, फिर ब्रेड या फिर रोटी या फिर बिस्किट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसके बाद यदि 4 मार्क्स में प्रश्न पूछा जाता है तो फिर एक सेपरेट प्रश्न भी यहाँ से बनता है। 4 मार्क्स में हम ये लिख भी सकते हैं। इसके अलावा एक सेपरेट प्रश्न ये बनता है कि मूल्य वृद्धि में या फिर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करते समय मध्यवर्ती उपभोग का क्या किया जाता है। तो वहाँ पर जो है दोहरी गणना से बचने के लिए, अब दोहरी गणना क्या होती है, दोहरी गणना एक बार से हम यहाँ पर समझ लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी यहाँ पर समझने के लिए। इस प्रकार से समझिए, कोई अर्थव्यवस्था है जिसमें 3 वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, गेहूं, गेहूं का हो गया, कपास का हो गया, इसके बाद कपड़े का हो गया। ये 3 वस्तुओं का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, एक गांठ यहाँ पर मान लेते हैं 1 कुंटल गेहूं का उत्पादन हुआ और इसका मूल्य मान लीजिए 10 रुपये है प्रति कुंटल, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कुल मूल्य। इसके बाद कपास का निर्माण हो रहा है, 2 कुंटल का हम कर लेते हैं और इसका मूल्य हम लेते हैं मान लीजिए 20 रुपये है प्रति कुंटल, तो यहाँ से यदि हम इस प्रकार से गुणा करेंगे तो इसका कुल मूल्य कितना होगा, 40 रुपये। यहाँ पर कपड़े का उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए 2 गांठें इसकी हो रही हैं और इसका मूल्य है 100 रुपये, तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 200। अब यदि हम यहाँ पर कुल मूल्य वृद्धि निकालें तो कुल मूल्य वृद्धि कितनी आएगी, कुल जो टोटल होगा, कुल हमारा योग कितना निकल के आएगा, 250 रुपये का। यहाँ पर हम कर लेंगे 250 रुपये, यानी कि हमारी मूल्य वृद्धि जो निकल के आई है वो 250 रुपये है। मूल्य वृद्धि मतलब कि जीडीपी, जीडीपी जो कि हमने राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए ज्ञात किया है, ये निकल के आया है। लेकिन यहाँ पर यदि हम गौर करें तो कपड़े में और कपास में दोहरी गणना हुई है। किस प्रकार से, कपड़ा बनाने के लिए कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री जो है कपास को खरीदेगी। ठीक, तो कपास का मूल्य भी वह कपड़े में शामिल करेगी क्योंकि वह उसकी लागत आएगी। ठीक है, कपास उत्पादन करने वाले
किसान ने उसको बेचा तो किसान का मूल्य भी हमने मूल्य वृद्धि में शामिल किया। तो यहाँ पर एक तो किसान का मूल्य शामिल हो गया और दूसरा कपड़े में भी किसान का मूल्य शामिल हो गया, तो 2 बार गणना हो गई है। तो इसी दोहरी गणना से बचने के लिए क्या किया जाता है, मूल्य वृद्धि में जो उपभोग रहता है, कौन सा उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग, उसको क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। ठीक है। यदि सेपरेट प्रश्न पूछा जाए कि सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए मध्यवर्ती उपभोग को क्या किया जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य वृद्धि में से मध्यवर्ती उपभोग को घटा देंगे, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा मध्यवर्ती उपभोग पूछा जा रहा है और उसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो फिर हमें आपको इतना, ये जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा समझा हुआ है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, इसके बाद अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, इसके बेसिस पे हमने मध्यवर्ती उपभोग को जो है क्या कर दिया है, यहाँ पर परिभाषित कर दिया है, ये भी लिखेंगे। इसके बाद हमने उदाहरण भी दे दिए हैं, तो 2 हम उदाहरण भी दे सकते हैं। उदाहरण देने के बाद मूल्य वृद्धि विधि में से मूल्य वृद्धि जब हम ज्ञात करते हैं या फिर मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उस समय जो है क्या किया जाता है, मध्यवर्ती उपभोग को इसमें से माइनस किया जाता है और ये जो फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आता है, इसका हम प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। इतना लिखेंगे तब हमारा 4 मार्क्स का प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब ये प्रश्न चाहे आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाए, चाहे 2 मार्क्स में पूछा जाए, चाहे 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, अब इसका आंसर आप दे सकते हैं क्योंकि सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो आपके लिए यदि इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।